रहा हूँ मैं। हमारा स्टामक था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड है ना, लिक्विड। कोई भी सॉलिड कभी भी लिक्विड में तभी घुलेगा जब, जिसमें हम पहला पॉइंट लिख चुके हैं कि जब उनको सिमिलर अट्रैक्शन फोर्स महसूस होगा। सिमिलर अट्रैक्शन फोर्स महसूस होगा, इसको इन जनरल आप कह सकते हो कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। आयनिक चीज़ आयनिक सॉल्वेंट में घुलेगी और नॉन आयनिक चीज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि वो नॉन पोलर होता है मोर और लेस। बच्चों, सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक कॉमन सेंस मैं आपको दे दूं, तो पहले वो कॉमन सेंस, कुछ इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले बस एक बेसिक बात जानने की कोशिश करो बच्चों। बेटा, कभी भी कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में घुलता है, माना ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, लेकिन फिजिकल इक्विलिब्रियम भी तो होता है, मतलब सॉल्यूशन बन जाता है। तो कभी भी बेटा कोई भी सॉलिड लिक्विड में घुलता है तो एक्चुअली दो केस बनते हैं। पहला केस होता है, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड में तब ज़्यादा आसानी से घुल जाते हैं जब हीट एब्जॉर्ब होती है, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है। पहले एब्जॉर्ब होने की बात करता हूँ। बेटा, अगर कोई सॉलिड ऐसा है जो लिक्विड में घुलता है और एनर्जी रिक्वायर करता है घुलने के लिए, तो ऐसा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में बेटा टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? इसका जवाब ली चाटले प्रिंसिपल देता है। कैसे? बेटा, अगर ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट कंटेंट बढ़ेगा, और हीट कंटेंट इज बिहेविंग लाइक रिएक्टेंट। तो ली चाटले प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी सिस्टम अपने पे होने वाले चेंज का अपोज करता है। तो यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट कंटेंट बढ़ेगा, हीट कंटेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन का रिएक्टेंट बढ़ेगा। तो रिएक्शन अपोज कैसे करेगा? रिएक्टेंट को घटा के। रिएक्टेंट कैसे घटाएगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा मतलब सॉलिड लिक्विड में घुल के और सोल्यूशन बनाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। हेलो? यस सर। सबको हाँ। ली चाटले प्रिंसिपल इज एंटायरली बेस्ड ऑन इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? अपने पे होने वाले चेंज का अपोज करना। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर बहुत मॉलिकुलर लेवल पे है। कोई भी प्रोसेस अपने पे होने वाले चेंज का अपोज करता है, जो कि फिजिक्स में इनर्शिया कहलाता है। केमिस्ट्री में दुनिया को ये बात बताने वाला व्यक्ति ली चाटले प्रिंसिपल, ली चाटले उसका प्रिंसिपल कहता है, ली चाटले प्रिंसिपल। उसमें अगर मान लीजिए केस 1 में मैं ऐसा प्रोसेस मान रहा हूँ जो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के केस में हीट इज बिहेविंग एज अ रिएक्टेंट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ा? रिएक्टेंट बढ़ा। रिएक्शन अपोज कैसे करेगा इस चीज़ को? प्रोसेस अपोज कैसे करेगा? रिएक्टेंट अगर बढ़ रहा है तो उसका अपोजिशन होगा, उसको घटाओ। तो घटाने के लिए ये प्रोसेस क्या कर सकता है? फॉरवर्ड जाए। फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट घटेगा। तो रिएक्टेंट घटने में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। भाई सॉलिड लिक्विड में ज़्यादा घुलेगा तब ना सोल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो गया ऐसे केसेस में कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हेलो? हाँ, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पर ये कब होगा बेटा? कैसे रिएक्शंस के लिए? तो ब्रैकेट में भले इतनी बात एक्स्ट्रा लिख दो। कैसे रिएक्शंस के लिए बात वैलिड है? फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए बात वैलिड है। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा सर? लिखते हैं, पहले उसको पूरा करो तो हाँ बोल। नेक्स्ट आप पूरा लिखें, फॉर केस 2 फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगी कहानी सर? बहुत आसान सी बात है सर। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में हीट विल बिहेव एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि रिलीज होती है। अब सर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोसेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा, क्योंकि हीट कंटेंट प्रोडक्ट में आता है। हीट कंटेंट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन उसको अपोज करने के लिए क्या कहेगा? प्रोडक्ट को घटाओ। घटाने के लिए रिएक्शन, यानी कि प्रोसेस कहाँ जाएगा? पीछे। पीछे मतलब सोल्यूशन वापस सॉल्वेंट सॉल्यूट में अलग होगा, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। नहीं समझ में आ रहा है?
हेलो। तीसरा लिखेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इम्पैक्ट है सॉलिड का लिक्विड में घुलने में? तो आसान सी बात है, पर जानकारी है तो लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। बहुत ज़्यादा असर नहीं करता, मार्जिनल, तो ना ही नाम नो इफेक्ट ही मानते हैं। ऐसा क्यों है सर? दिस इज सो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। हमको पता है भाई, सॉलिड को अगर कंप्रेस करोगे तो थोड़ी बहुत वो ज़्यादा ब्रिटल होगा तो टूट जाएगा बस, तो उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे अरेंजमेंट में थोड़ी कोई फ़र्क पड़ना है, एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। हटा रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा। चलो बेटा, अब गैस एंड लिक्विड में एक कॉमन सेंस की बात ये है बेटा, एक्चुअली वो गैस लिक्विड में जल्दी डिजॉल्व हो जाती है बेटा जो पानी के साथ रिएक्ट कर जाए, या तो फिर ऐसी गैस हो जो पोलर हो तो पानी में घुल जाएगी, है ना। तो कंसेप्ट वो लाइक डिजॉल्व लाइक का तो अभी भी सेम है। तो वो लिखवा क्यों नहीं रहे सर? क्योंकि बेटा वो बेसिक बात है। तो लिखवाना क्या चाहोगे सर? बेटा मैं सीधा इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर लिखवाना चाहूँगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए आप लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या लिखना है? यही बेटा पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आवाज़ नहीं आ रही बेटा मेरी? चलो ठीक है बेटा। तो सबसे पहले लिखना है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं केवल ये अभी तक बोला हूँ कि भाई वही गैस पानी में आसानी से घुल जाएगी, या तो जो पोलर हो या जो पानी के साथ रिएक्ट कर जाए, है ना। तो इसके लिए और बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइट डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट तो अभी भी वैलिड है, हमेशा ही रहता है। तो सीधा इफेक्ट पढ़ते हैं। एक्चुअली बच्चों कभी भी गैस पानी में डिज़ोल्व होती है ना, तो गैस का पानी में डिज़ोल्व होना हमेशा हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लिखेंगे बच्चों डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन स्पेलिंग समझ पा रहे हो ना, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। लिखो तो हाँ बोलो। गैस कभी भी पानी में डिसॉल्व होगी बेटा, तो सॉलिड के केस में तो ऑप्शन था, डिपेंड करता है सॉलिड कैसा है, एक्सोथर्मिक हो सकता है उसका डिसोल्यूशन, एंडोथर्मिक हो सकता है, पर गैस चाहे जो हो अगर पानी में डिसॉल्व हो रही है, अगर हो रही है, तो उसका डिसोल्यूशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हेलो हेलो, हटा दूं? अच्छा, मतलब सर, मतलब बेटा कि कभी भी गैस लिक्विड में अगर मिक्स होती है और सल्यूशन बनता है, तो ऐसा प्रोसेस में हीट एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। लिक्सी प्रक्रिया अगर हमेशा एक्सोथर्मिक है, तो अब बताओ बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या असर पड़ेगा? हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर। और इसको कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो सर, अगर हीट दोगे तो गैस जो पानी में डिजॉल्व उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, उसको जगह ज़्यादा लगेगी, मूव करेगी, भग जाएगी, एस्केप कर जाएगी। तो बहुत कॉमन सेंस ही बात है। खैर लिखो तो हाँ बोलो। कोल्ड ड्रिंक इसलिए ज़्यादा फिजी लगती है, ठंडी, क्योंकि वही वाली बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो CO2 डिजॉल्व है उड़ जाएगी, तो फिज कम महसूस होगा। कॉमन सेंस की बात। लिखो तो हाँ बोलो। चलो बेटा, तो दूसरा लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक्चुअली इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बच्चों ब्रैकेट में दुनिया को इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझाने वाला व्यक्ति था हेनरी, और उसके लॉ से ये बात फेमस है। तो ब्रैकेट में इफेक्ट ऑफ प्रेशर में लिख देंगे बच्चों हेनरीज लॉ। एक्चुअली हेनरीज लॉ गवर्न करता है, और इसमें इंपॉर्टेंट भी डाल देना, बोर्ड में भी ये बहुत पसंद है, 1 नंबर का आता ही है। हेनरी लॉ समझते हैं बच्चों। हेनरी लॉ के इफेक्ट ऑफ प्रेशर में इंग्लिश लिखेंगे द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा द लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस
at a constant temperature, comma, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. Full stop. लिखो तो हाँ बोलो. आइए अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें बच्चों. पहले लिखिएगा नहीं बेटा, पहले सिर्फ इस फ़ोटो को ऑब्ज़र्व कीजिएगा. फिर ये फ़ोटो भले आप बना लो. एक्चुअली मैं कह क्या रहा हूँ, बहुत आसान सी बात है. शायद कोल्ड ड्रिंक के रूप में आपने ये बात ऑब्ज़र्व की भी होगी कि मान लो ये जो ग्रे कलर के हैं ना बेटा, ये ग्रे कलर का मान लो मेरी कोल्ड ड्रिंक है. मान लो ये ग्रे कलर की कोल्ड ड्रिंक है, और ये जो ब्लैक उसमें डॉट्स हैं, ये वो गैस है जो CO2 है, जो डिज़ोल्व होती है, तभी ना फिज़ आता है कोल्ड ड्रिंक में. आपको हेनरी लॉ ये बता रहा है कि जैसे ये जो गैस, ये ऊपर की जगह मान लो खाली है, ये हवा, ये नीला नीला हवा है. हवा में थोड़ी कुछ दिखता है, ये तो हवा है. हवा में जो ब्लैक कण है बेटा, ये CO2 के गैशियस पार्टिकल्स हैं, और ये बोतल बंद है, ये ढक्कन हो गया. ठीक है. नियम हेनरी लॉ का, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, स्टैटिस्टिकली करके देखा गया है. नियम ये कहता है कि जो खाली जगह है नीली नीली, ये खाली जगह में जितनी भी आप गैस के मॉलिक्यूल्स को रखोगे, गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो प्रेशर होगा उनका, तो जितना वो प्रेशर लगाएंगे बच्चों ऊपर, जैसे मान लो ये काली काली गैसेस को मैं मानता हूँ CO2, तो जो सारी टोटल प्रेशर से मुझे मतलब नहीं है, वो CO2 का जितना पार्शियल प्रेशर है कहाँ, इस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि हवा में, जितना उसका प्रेशर होगा बेटा, वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अमाउंट से. कौन सा अमाउंट? जो पानी में यानी कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व है. जितना ज़्यादा वो यहाँ प्रेशर बनाओगे, उतना ज़्यादा CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ डिजॉल्व होगा. मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, मुझे टोटल प्रेशर से मतलब नहीं है. CO2 अगर घोलना है तो CO2 का प्रेशर यहाँ क्रिएट करो, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा घुलेगी. इस बात को ये कैसे समझा रहा है? इसने देखो वजन बढ़ा दिया, ऊपर इसने एक पत्थर रख दिए, तो क्या है, वॉल्यूम घट गई है, नीचे आ गया पिस्टन, तो अब यहाँ प्रेशर ऑब्वियसली बात है ज़्यादा हो गया, तो अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ जाएंगे. बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो हेलो. अरे वही वाली बात. हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहा है? पार्शियल प्रेशर मतलब? पार्शियल प्रेशर मतलब बेटा, हो सकता है यहाँ ऊपर 2 ठो गैस हो, CO2 भी हो, O2 भी हो. CO2 का प्रेशर 5 रुपये, O2 का प्रेशर 10 रुपये, तो टोटल प्रेशर कितना है? 15 रुपये. मुझे 15 रुपये से मतलब नहीं है, मुझे केवल CO2 के 5 रुपये से मतलब है. हेलो. यस सर. तो पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियली CO2 का औकात प्रेशर कितना है. हेलो हेलो. एक और बात, जो भी आप अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व की बात करते हो, तो अमाउंट के लिए तो हम कोई भी कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. हेलो. अमाउंट के लिए तो मैं कोई भी कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल कर सकता हूँ. जो ये लॉ बनाने वाला व्यक्ति था, यानी कि हेनरी भाई साहब ने इन जनरल कौन से कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल किया जो अमाउंट निकाल पाए सोल्यूशन में गैस का? मोल फ्रैक्शन का. तो बच्चों आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे. नेक्स्ट लाइन. के बाद हाँ बेटा, हेनरीज लॉ लिख दिया. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इट कैन बी सेड दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन. नेक्स्ट लाइन से करके लिखेंगे दैट इज. कई लोग ये कहते हैं कि अगर P पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, X मोल फ्रैक्शन है उस गैस का, कहाँ पे? पानी के अंदर, हवा में नहीं, पानी के अंदर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू KH टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन X. इतना लिखो तो हाँ बोलो. और इसको डब्बे में बंद कर लेना. से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से. डिफाइन कर दें इंग्लिश. लिखेंगे द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, इन्वर्टेड कॉमास में, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज. किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हवा में, यानी कि स्मॉल p, अब डिफाइन कर रहा हूँ मैं,
इज प्रपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स इन सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन के अंदर, उसको मैं एक्स कह रहा हूं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हेयर के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इतना लिखो तो हाँ बोलो। के एच के लिए भी बात लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट लाइन से के एच के लिए भी लिखेंगे डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बदलोगे तो भी के एच बदल जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करोगे तो हर गैस के लिए के एच अलग अलग होगा, क्योंकि हर गैस का नेचर कैसा है वो डिपेंड करेगा, वो पानी में कितना घुल रहा है नहीं घुल रहा। तो के एच का वैल्यू भी प्रोपोर्शनली हर गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर में कांस्टेंट होगा, लेकिन अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। और एक बहुत बड़ी बात बेटा, उसी में कंटिन्यूशन में फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। ये बहुत बड़ी बात है, इतना लिखो फिर इसको समझते हैं। कॉमन सेंस की बात है बेटा, कि मान लो आपसे कोई पूछता है यार देखो मैं तुमको दो गैसेस दे रहा हूँ, तुम मुझे बताओ पानी में कौन ज़्यादा घुलेगी, तो क्या चेक करने का तरीका है बेटा आपका? आप एक तो डब्बा लोगे, एक तो लिक्विड लोगे, और वो दो गैस रख दोगे। एक गैस मान लो N2 है और दूसरी गैस मान लो O2 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, N2O2 का प्रेशर बनाओगे, कहाँ? ऊपर। ऊपर मतलब हवा में, वेपर फेस में। और जितना आप बनाओगे प्रोपोर्शनली उसके हिसाब से ये पानी में डिज़ोल्व होगी। ऐसा ही है? हेलो, यही है ना हेनरी लॉ सीखे हो? अब बेटा अगर आपको कंपेयर करना है कि पानी में कौन ज़्यादा डिज़ोल्व होती है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जितना प्रेशर किसी एक गैस का होगा उतना ही प्रेशर किसी दूसरी गैस का बनाओगे, तब ना कम से कम दोनों कंपेयर हुआ। तो प्रेशर तो दोनों का सेम रखोगे। अगर प्रेशर सेम रखोगे तो मैं ऐसा मानता हूँ प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। तो हेनरी लॉ में अगर बेटा प्रेशर कांस्टेंट है तो के एच इंटू मोल फ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट। हेलो, तो बेटा कायदे से के एच की प्रोपोर्शनैलिटी मोल फ्रैक्शन से इन्वर्स हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दो गैसेस का अगर के एच दिया है तो जिस गैस का के एच ज़्यादा होगा पानी में सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी। ये बच्चों समझ पा रहे हो? ये जेई के लिए बहुत अच्छी बात है। कई बार गैसेस का के एच दे देते हैं और पूछते हैं बताओ कौन ज़्यादा सॉल्युबल, तो बच्चा उल्टा कर देता है, बट उल्टा क्या कर देता है, जिसका के एच का वैल्यू ज़्यादा मानता है वो सॉल्युबल। क्या आप ये गलती करोगे? क्या आपको समझ में आ रही है बात? हेलो, सब लोगों को हाँ बोलना ज़रूरी है। लो, बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाओ, पहले दिन पियो तो मस्त फिज़ आता है सर। 2 लीटर की बॉटल मान लो, ढक्कन खोल दिया और उसको पीने के बाद आधा कोल्ड ड्रिंक बची हुई है, उसको ढक्कन वापस टाइट से बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिज में रख दो, अगले दिन वो क्या लगेगा? मीठा पानी। क्यों? क्योंकि CO2 जो थी ऊपर वो तो तुम जब पहली बार खोला तो करके उड़ गई, तो अब तुम क्या करोगे? मीठा पानी पियोगे ऊका। तो चलो बेटा ठीक है। बच्चों हेनरी लॉ अभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हम आगे नेक्स्ट लाइन से इस चीज़ को लिखेंगे, क्योंकि स्कूल में हेनरी लॉ बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। बहुत फेमस सवाल है, स्टेट हेनरीज लॉ। तो कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिख देना, वही इंग्लिश मैथमेटिकल वाले फॉर्मेट का, और सवाल आता है कि उसके एप्लीकेशन भी बताओ। तो नेक्स्ट लाइन से बच्चों हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूशन में ही, उसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। और एप्लीकेशन में लिखेंगे बच्चों रोमन नंबर 1। पहला एप्लीकेशन है बच्चों हेनरीज लॉ का, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आपको पता है जितना ज़्यादा CO2 का प्रेशर बनाओगे उतना ज़्यादा फिज़ आएगा। तो ये एप्लीकेशन ना हुआ था, हेनरी लॉ के बाद ही आप ये समझ पाए, पढ़ पाए। और क्योंकि बोर्ड 2 एप्लीकेशंस पूछता है बेटा, बहुत फेमस सवाल है, तो रोमन नंबर 2 करके दूसरा एप्लीकेशन लिखेंगे scuba divers must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Full stop बाद लिखेंगे increase pressure increase the solubility of atmospheric gases in blood. Full stop बाद लिखेंगे when the divers come towards surface the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and lead to the formation of bubbles of nitrogen in the blood.
विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। इतना लिखो, पहले लिखो तो हाँ बोलो, थोड़ा समझा दूँ इसकी हिंदी में आपको। पहले शुरू कर रहा हूँ बेटा मैं। आवाज़ आ रही सबको मेरी? अभी क्रिशन नहीं आया है बस। अच्छा नहीं, आ गया, एक एक्स्ट्रा क्रिशन है। चलो ठीक है। क्रिशन वेटिंग रूम में भी हो भैया, तुम यहाँ पे भी हो, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है, तो क्लास में एंटर हूँ। चलो बेटा ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बच्चों अब थोड़ा सा ये जो हमने एक और इंग्लिश लिखी है, इसे समझने की कोशिश कर लें। क्या होता है बेटा, जब जो डीप सी डाइविंग होती है उसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं। सर अगर हम डाइव करते हुए इतना नीचे उतर जाएंगे पानी के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। हेलो हेलो, अच्छा अब सर अगर प्रेशर बढ़ गया है तो हेनरी लॉ हमने अभी पढ़ा सर, अगर सर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है सर ज़्यादा गैसेस डिज़ोल्व होने लगेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सर आप प्रेशर बढ़ाते हो उतना ज़्यादा ही गैस डिज़ोल्व होती है सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट कहाँ है? सॉल्वेंट बेटा आपका खून है, ब्लड है। जितना आप डीप सी डाइव करते हैं गैसेस का प्रेशर बढ़ता है, और गैसेस का प्रेशर बढ़ने से आपके खून में भी ज़्यादा गैस डिज़ोल्व होने लगती है। तो दिक्कत क्या है सर? दिक्कत बेटा ऑक्सीजन के ज़्यादा डिज़ोल्व होने से नहीं है, लेकिन हवा पर्यावरण में तो ऑक्सीजन 20% है और नाइट्रोजन लगभग 80% है। नाइट्रोजन के एक्स्ट्रा डिज़ोल्व होने से दिक्कत है। क्या दिक्कत है बेटा? ब्लड में जब नीचे गए तो नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा डिज़ोल्व हो गई, और जब ऊपर आए तो प्रेशर फिर घट गया तो ब्लड से नाइट्रोजन निकलने लगेगी। जब नाइट्रोजन बेटा इतनी 80% नाइट्रोजन जब निकलने लगती है तो बुलबुले यानी कि बबल्स बना देती है। कहाँ पे? ब्लड में। इस बीमारी को कुछ कहते हैं, लिखा हुआ है बैंड वेंड, वो आपसे मतलब नहीं, बायोलॉजिकल बात है। अल्टीमेटली ये नहीं होना चाहिए, काफ़ी डेंजरस है। एक बात फफोले पड़ जाते हैं चमड़ी में, और कई केसेस में थोड़ा सा और दिक्कत भी हो सकती है। तो भाई स्कूबा डाइवर्स वो लेके जाते थे ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन मतलब हवा भर के जाते थे, ऊका जाते थे, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो बहुत नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन टैंक, हमको पता है आगी लगना इज़ नथिंग बट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को एक लिमिटेड प्रेशर से नीचे ले भी नहीं जा सकता, तो टैंक में सिर्फ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं भर के जा सकते, हवा भरनी पड़ती है, एयर। तो एयर में नाइट्रोजन साथ दिक्कत आ गई। हमको दिक्कत कैसे में आई? क्योंकि हेनरी लॉ समझ चुके हैं, तो कायदे से एप्लीकेशन हेनरी लॉ का ही है कि भाई हम हेनरी लॉ समझते हैं तो हम ये दिक्कत को भी समझ पाए। अच्छा सर, तो फिर हेनरी लॉ ने केवल दिक्कत समझाई कि कुछ इलाज भी दिया? बेटा इलाज भी दिया। इलाज क्या दिया? तो इलाज लिखेंगे बेटा। हाँ, आज के ज़माने में हम जब ये गैस लेके जाते हैं, टैंक लेके जाते हैं, उसको हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि सर हेनरी लॉ तो लगेगा ही, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस तो ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन ऐसी गैस डिज़ोल्व कराते हैं हम जो इनर्ट हो। तो नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे बच्चों, टू अवॉइड बेंड्स, वो इस प्रक्रिया को बेंड बोलते हैं, बुलबुले बनने को, as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tank used by scuba divers are filled with air diluted with helium। हवा भरते हैं पर उसमें हीलियम भी डाल देते हैं। एग्जैक्ट प्रतिशत ये है 11.5% के आसपास हीलियम, 56% के आसपास नाइट्रोजन, अभी भी रहती है पर प्रतिशत घट गया है, और 32% के आसपास ऑक्सीजन। ये आपको इतना प्रिसाइज डिटेल ना भी याद रहे बच्चों, तो अगर आप सच्चाई है कि स्कूल में लिख रहे हो ना बेटा, मतलब बोर्ड के पेपर में, क्योंकि आता है कि इन एप्लीकेशन भी लिखो 2 ठो, तो आप सिर्फ इतना लिख दो कि इन सोडा वाटर बॉटल और इन स्कूबा डाइविंग। समझ रहे हो? हेलो हेलो हेलो, मतलब स्कूलों में पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन सोडा वाटर बॉटल्स एंड इन स्कूबा डाइविंग, बस इतना भी लिख दो तो नंबर मिल जाता है। पर हो गया, समय के हिसाब से आप देख लेना जितना लिख पाओ। बात मैंने पूरी समझा दी, शायद सबको समझ में आती है। समझ में आती है तो हाँ बोलो। पहले एप्लीकेशन सुन लो, लिखो मत। रोमन नंबर 3 एप्लीकेशन ये है कि ये तो हो गया डीप जाने की बात। अब सर अगर पहाड़ी में चढ़ गए तो हवा हमारे ज़मीन में आ गई, हमारे नीचे आ गई, तो प्रेशर ऊपर जाता है तो घट जाता है, घटता है तो हवा का भी प्रेशर खून में भी घट जाएगा।
तो खून में कम डिज़ोल्व होगी ऑक्सीजन, कम डिज़ोल्व होगी तो बोरा के गिर जाओगे। तो इसलिए हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं कि ज़िंदा रहें। हेलो, तो यही वाली बात है। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स, बस, और मत लिखो। और ये बोराने के प्रोसीजर को बायो वाले क्या कहते हैं? हाँ, तो बायो वालों के लिए ज़रूरी है। 2.4 एग्जाम्पल 2.4 तुम लोग कॉपी होना चाहिए। इंटेक्स क्वेश्चन 6-7 तुम लोग की कॉपी में सॉल्व होना चाहिए। बस ये 3 सवाल होने ही चाहिए। एक्सरसाइज करो ना करो मेरे को टेंशन नहीं है, वो जेई की बात है, लेकिन मैं होमवर्क दे रहा हूँ एक्सरसाइज का भी। एक्सरसाइज में आप लोग को सवाल बन जाएंगे बच्चों, एक्सरसाइज में आप लोग सवाल बन जाएंगे बच्चों। क्या बन जाएंगे? 12 नंबर। हो गए तो उतना आगे निकल गया मैं। 35 अटेम्प्ट कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या अटेम्प्ट करोगे? 35। और अटेम्प्ट कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 अटेम्प्ट कर लेना बच्चों। 35 कर लेना, 39 कर लेना बस। और एक लड़का 12 बोल रहा था, ए नालायक। थ्योरिक सवाल है। चलो ठीक बच्चों, इतना कर लेना, बाकी जो